गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हमने क्या पढ़ा था? पाठ का सार पढ़ा था। पाठ के सार के बाद अब आपके क्वेश्चन आंसर की बारी आती है। क्वेश्चन आंसर मैंने आपको नोट्स बनाए हुए हैं, नोट्स का या तो PDF भेजूंगी या फिर व्हाट्सएप पर भेजूंगी, है ना। तो इसलिए क्वेश्चन आंसर अब मैं आपको नहीं बताऊंगी। अब मैं बताऊंगी आपको ये जो एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज बताऊंगी, क्योंकि एक्सरसाइज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये एक्सरसाइज इतनी अधिक इम्पोर्टेंट है, आपको ये इन्हीं में से एग्जाम में आती है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो फिर आपसे बन जाएगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो नहीं बनेगी। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले दिया हुआ है समास विग्रह करके समास विग्रह करके समास का नाम बताना है। ओके, समास विग्रह, समास पर प्रकाश डालना है। सबसे पहले तो मैंने जैसे समास आप लोगों को पिछली कक्षाओं में बताया हुआ है कि समास कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, समास किसे कहते हैं, ये सारी चीजें मैंने बताई हुई है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे समास कितने प्रकार के होते हैं ये बताना चाहूंगी। समास 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है। समास 6 प्रकार में मैंने आपको उंगलियों पर याद करवाया था कि सबसे पहले कौन सा समास होता है। अव्ययी भाव समास होता है, फिर तत्पुरुष समास होता है, फिर द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है, कर्मधारय समास होता है और फिर बहुव्रीहि समास होता है। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है। अव्यय मतलब जिसका व्यय न हो, जो खर्च न हो, जो लिंग वचन आदि के अनुसार चेंज न हो। ओके, उसके बाद तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में मैंने आपको बताया था कि जिसका दूसरा पद प्रधानता रखता है और जिसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है। अव्यय में ये भी कह सकते हैं कि इसका पहला पद प्रधानता रखता है, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पर लिया था। दूसरा मैंने तत्पुरुष लिया है जिसका दूसरा पद प्रधानता रखता है और इसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है। ठीक, कारक की विभक्तियां क्या होती है? कर्ता ने कर्म को करण से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, संबंध का की, रारेरी, संबोधन हेरे, ये कारक की विभक्तियां, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका किस पर आ गया? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में आपको सबसे सही पहचानने का तरीका है कि एक तो संयोजक चिन्ह यूज किया जाता है। संयोजक चिन्ह क्या है? सीधी लाइन, ठीक है, छोटी सी। तो संयोजक चिन्ह यूज किया जाता है। जब इसका विग्रह करते हैं तो संयोजक शब्द यूज किया जाता है। ओके, जैसे माता पिता, माता और पिता, भाई बहन, भाई और बहन। ओके, उसके बाद आ गए आप द्विगु समास। द्विगु समास में आपका पहला पद संख्यावाचक होता है, ठीक, पहला पद संख्यावाचक वो द्विगु समास है। जैसे आपका दिया गया है, और इसमें देखो बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में बहुत कुछ समानताएं होती हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि बहुव्रीहि समास में पहला पद तो संख्यावाचक आपको दिखेगा, लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पद प्रधानता नहीं रखते हैं और दोनों मिलकर किसी अन्य की ओर संकेत करते हैं, वो बहुव्रीहि समास है, ठीक। ओके, तो बहुव्रीहि समास में अर्थात करके आता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। अब जैसे मैंने संख्यावाचक बोला था, जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, अर्थात जिसका आया तो वो किस में चला गया? बहुव्रीहि समास में। और जैसे मैंने बोली है चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, अर्थात विष्णु जी। ओके, अब जैसे पंचवटी, तो 5 पंचवटी का समूह। एक पर ध्यान में रखना कि द्विगु समास में समूह की ओर संकेत जाता है, ठीक, जिसमें समूह की ओर संकेत द्विगु समास, जिसमें अर्थात की ओर संकेत वो है बहुव्रीहि समास। ओके, तो जैसे पंचवटी 5 वटों का समूह किसमें आ गया? द्विगु समास में। ओके, उसके बाद आपका दिया हुआ है किसमें? कर्मधारय समास में। कर्मधारय समास में पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे चंद्रमुख, चंद्र क्या है? पहला पद है, मुख सेकंड पद है, तो मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान। तो पहला पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, वह क्या हो गया? चंद्र। वह क्या हो गया? कर्मधारय समास। ओके, अब मैंने आपको वो तो बता दिया है। अब उसके बाद आपके ये जो दिए गए हैं इनको आपको बताना है। अभी तो खैर मैं ही बता रही हूँ, इसलिए आप ध्यान से उनको याद कर लीजिएगा।
या फिर मैंने जैसे समझाया वैसे आप समझ लीजिएगा। ओके। मन मयूर, मन मयूर, मन रूपी मयूर, मोर जिसको कहते हैं, मन रूपी मयूर, ये किसमें आएगा? चूंकि विशेषता पता चल रही है इसलिए कर्मधारय समास में। श्रेय प्रेय, श्रेय और प्रेय मैंने अभी बताया था, और संयोजक शब्द यूज किया गया है, द्वंद्व समास। उसके बाद चिंताग्रस्त, चिंता से ग्रस्त, कारक की विभक्ति का यूज हुआ है तो क्या आ जाएगा? चिंता से ग्रस्त किसमें आ गया? तत्पुरुष समास में, चिंता से ग्रस्त तत्पुरुष समास। उसके बाद दिया है नयन अभिराम, अभिराम है जो नयन, सुंदर है जो नयन, अभिराम है जो नयन, सुंदर है जो नयन, किसमें आ गया? विशेषता पता चल रही, कर्मधारय समास। उसके बाद दिया है जल प्लावन, जल में डूबा हुआ, जल में, मैं कारक की विभक्ति, तत्पुरुष समास। सायंकाल, संध्या का समय का कारक की विभक्ति, तत्पुरुष समास। जीवदया, जीवों पर दया, पर कारक की विभक्ति तो तत्पुरुष समास। उसके बाद दिया है सुमन वर्षा, फूलों की वर्षा, तत्पुरुष समास। कारक की विभक्तियां यूज की गई हैं। जल बाधा, जल बाधा, जल की बाधा, तत्पुरुष समास। स्नेह शून्य, स्नेह से शून्य, से तत्पुरुष समास। ओके, ये आपको मेरे ध्यान से शायद आपको समझ में आ गया होगा, ऐसे समझाने से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ओके। उसके बाद दिया है आपको कि उदाहरण के अनुसार आपको निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। वाक्य प्रयोग आप करेंगे, अर्थ मैं बता दूंगी, अर्थ आपको बनना चाहिए। इसमें दिया है कि जैसे इन्होंने दिया है स्नेह, स्नेह शून्य, दीपक कब तक जल पाएगा, दोनों के प्रति स्नेह शून्य व्यवहार मत करो। दो तरह से इन्होंने स्नेह शून्य दीपक कब तक जल पाएगा ये वाक्य बनाया, फिर दोनों के प्रति स्नेह शून्य व्यवहार मत करो। ठीक है, तो ये आपका जो है इसमें दिया है अंक, एक अंक होता है गोद और एक अंक होता है नंबर। इसके बाद आप दोनों अर्थ हम बनाएंगे, एक मैं बना के बता दे रही हूँ कि इस नाटक के कुल 5 अंक हैं। ठीक, और बच्चे के रोने से माँ ने उसे अंक में भर लिया। ठीक है, ये आपको बनाना है। उसके बाद दिया है आपका अर्थ, एक अर्थ होता है व्याख्या और दूसरा अर्थ होता है धन संपत्ति, पैसा। ठीक, ये आप वाक्य बना दीजिएगा। एक अर्थ होता है व्याख्या, एक अर्थ होता है आपका धन संपत्ति, पैसा। उसके बाद दिया है उत्तर, एक जो उत्तर का अर्थ होता है जवाब और एक उत्तर दिशा होती है। ठीक है, फिर दिया है आपका गुरु, गुरु एक तो होता है शिक्षक और एक होता है भार। तो इसका आपको बनाना है, एक गुरु, गुरु नक्षत्र भी होता है, गुरु नक्षत्र। ओके, फिर दिया है फल, एक फल होता है खाने वाला फल, है ना, और एक परिणाम होता है। एक तो परिणाम हो जाता है और एक खाने वाला फल। ठीक है, उसके बाद आपको दिया है निम्नलिखित शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग करना है। ये आप लोग कर सकते हैं, ये वाक्य प्रयोग आप करेंगे। उसके बाद भिन्नार्थक शब्दों का पृथक पृथक वाक्यों में प्रयोग करना है। ये भिन्नार्थक शब्द दिए गए हैं, इनके वाक्य में प्रयोग आपको करना है। ठीक, ये भी आपको बनना चाहिए। ये ज़्यादा है तो आपको इसका जो है अर्थ मैं बता देती हूँ, आप उसका वाक्य प्रयोग खुद करेंगे। ठीक है, जैसे वात एक तरह का रोग होता है और बात मतलब रोगी। एक तो आपका रोग हो गया
और एक बात मतलब वचन हो गया, बात करने का तरीका, कथन। ठीक। वन, एक वन तो जंगल हो गया और एक बात बनना हो गया, एक जो बनते हैं ना लोग वो बनना। ठीक। अपेक्षा, अपेक्षा और उपेक्षा। अपेक्षा मतलब किसी से अपेक्षा रखना, किसी से उम्मीद रखना। उपेक्षा मतलब किसी को उपेक्षित करना, तिरस्कार करना। ठीक। फिर है एक चिंता और चिता। चिंता मतलब सोचना और चिता मतलब मृत्युशैया। ठीक। और मतलब तरफ, और मतलब अन्य, और मतलब तरफ, और मतलब तरफ, और मतलब अन्य। ठीक है। तरणी, तरणी मतलब नाव और तरुणी मतलब स्त्री, नाव और स्त्री। सुत मतलब पुत्र और सूत मतलब धागा। ठीक। छात्र, छात्र मतलब क्षत्रिय और छात्र मतलब विद्यार्थी। ठीक है। अब इनका आप वाक्य में प्रयोग स्वयं ही करेंगे। ओके। मुहावरों का अर्थ बता देती हूँ, आप मुहावरों का अर्थ खुद फिर उसके बाद वाक्यों में प्रयोग कर लीजिएगा। कान में भनक पड़ना मतलब सुनाई देना। त्राही त्राही मचना, हाहाकार होना। दो चार आंसू बहाना, दुख प्रकट करना। घर फूंक तमाशा देखना, हानि उठाकर प्रसन्न होना। भागीरथ प्रयत्न, अत्यधिक प्रयास। ओके। उसके बाद निम्नलिखित लोकोक्तियों का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। इनका वाक्य में प्रयोग आप करिएगा। कैसे करेंगे मैं बता देती हूँ, क्योंकि लोकोक्तियों का वाक्य प्रयोग थोड़ा सा आपको कठिन जाता है, तो थोड़ा मैं बता देती हूँ। जब आतंक, पहले वाले का वर्षा जब कृषि सुखाने। जब आतंकवादी शहर में विस्फोट करने में सफल हो गए तब पुलिस पहुंची। देखा होगा कोई भी घटना हो जाती है उसके बाद पुलिस पहुंचती, तो यह ठीक ही यही कहा जाएगा का वर्षा जब कृषि सुखाने। उसके बाद सेकंड, सिमट सिमट जल भरे तालाबा। लेखक के घर के चारों ओर सिमट सिमट जल भरे तालाबा वाली कहावत चरितार्थ हो गई। ठीक है। उसके बाद एक मिनट दिख रहा। ठीक है, ये दिया हुआ है आपका। वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करना है आपको। दिया है, बच्चे भी घर की गंगा जी में कागज की नावें तैरा कर खुश हो रहे थे। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य वह होता है जिसमें एक ही कर्ता एक ही क्रिया होती है। मैं आपको ग्रामर भी साथ साथ में समझाती जा रही हूँ, जिसमें आपको ग्रामर पोर्शन बनने लगे। ओके। तो एक ही कर्ता एक ही क्रिया होता है। फिर होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में एक प्रमुख वाक्य होता है, प्रमुख उपवाक्य होता है, उस पर आश्रित उपवाक्य होता है जो संयोजक शब्द के माध्यम से जोड़ा जाता है। ओके। फिर होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य में एक प्रमुख वाक्य होता है और उसमें एक से अन्य उपवाक्य जोड़े जाते हैं, आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं। ओके। अब इसमें दिया है कि बच्चे भी घर की गंगा जी में कागज की नावें तैराकर खुश हो रहे थे। संयुक्त वाक्य बनाना है। संयुक्त वाक्य आप कैसे बनाएंगे? संयोजक शब्द से जोड़ने के बाद। तो आपको बच्चे भी घर की गंगा जी में कागज की नावें तैरा रहे थे और खुश हो रहे थे। एक बार और रिपीट करती हूँ, बच्चे भी घर की गंगा जी में कागज की नावें तैरा रहे थे और खुश हो रहे थे। ओके। सेकंड क्या कह रहा है कि मेरी सौंदर्योपासना
अविचलित रही क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका था। तो इसका आएगा ऐसा कई बार होने के कारण मेरी सौंदर्य उपासना अविचलित रही। ये सरल वाक्य बनाना है, एक ही सेंटेंस बनाना है। ऐसा कई बार होने के कारण मेरी सौंदर्य उपासना अविचलित रही। उसके बाद थर्ड दिया है, सुबह उठकर जल प्लावन का व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा। मिश्रित वाक्य बनाना है। जो सुबह ऐसा बनाना, जब सुबह उठा तब जल प्लावन का व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा। जब सुबह उठा तब जल प्लावन का व्यापक एवं भयंकर दृश्य देखा। ओके, ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको नोट्स में दूंगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से ये लेसन कंप्लीट हो गया है। पहला लेसन भी मैंने कंप्लीट करवा दिया था। सिर्फ मैंने पहले लेसन में आपको जो है जीवन परिचय के क्वेश्चन आंसर फाइंड नहीं किए थे, तो जिस तरह से मैंने सेकंड लेसन के क्वेश्चन आंसर फाइंड किए, प्रमुख बिंदु बताए, उसी तरह से आप उस लेसन के भी क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर जीवन परिचय में उसी प्रकार आते हैं जिस प्रकार से मैंने सेकंड लेसन बताया। ओके।